Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class and welcome back to the class of numerical methods for PDs. This is number 2 of the course of partial differential numerical methods for partial differential equations. अच्छा, अपने प्रीवियस क्लास में हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था और वेव इक्वेशन को भी हमने सॉल्व किया हुआ था। हमने सॉल्यूशन हीट इक्वेशन के और वेव इक्वेशन के एनालिटिकल जो सॉल्यूशन थे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक वो हमने कैलकुलेट कर। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टास्क है वो ये होगा कि हम पार्ट हीट कंडक्शन इक्वेशन को का जो सॉल्यूशन है उसको मैटलैब से डिजाइन किस तरह करेंगे और उस सॉल्यूशन की इंटरप्रिटेशन किस तरह होगी, मींस उससे इंफॉर्मेशन रीड किस तरह करेंगे और अपने जरूरत के लिए उसको यूज किस तरह करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम हीट कंडक्शन इक्वेशन पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें वेव इक्वेशन पे इंशाल्लाह बात होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमारे एनालिसिस हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन कंसीडर किया हुआ था। ut इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर u डबल एक्स, जिसमें ये अल्फा स्क्वायर में आपको रिमाइंड करा दूं कि अल्फा स्क्वायर इक्विवेलेंट था k ओवर c रो के। k is the thermal conductivity of the rod, c is the specific heat of the rod, and rho is the density of the rod. Further, we have also assumed that both the ends of the rod are at zero temperature, जिसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया हुआ था u at 0 t is equal to 0 and u at l t is equal to मींस टेम्परेचर प्रोफाइल का जो फंक्शन है u of x t उसकी 0 पर भी वैल्यू 0 होगी और l पर भी वैल्यू 0 होगी। इसके साथ जो रॉड का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो हमें बताया गया था u of x0 is equal to f of x। तो हमने इस प्रॉब्लम पे कल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो टेक्निक है वो हमने इस पे अप्लाई कर लिया था और जो सॉल्यूशन था तो वो सॉल्यूशन हमें इसी शेप में मिला हुआ था। समेशन n is equal to 1 up to infinity a n some arbitrary constant multiplied by sin n pi x over l multiplied by e power minus n pi over l alpha whole square t। x का फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ, अच्छा इसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a n जो डिफाइंड थे तो उसका एक्सप्रेशन था a n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय l फोरियर साइन सीरीज के हाफ साइन सीरीज एक्सपेंशन से जो कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट किए हुए थे हमने, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा करेक्शन कर ले इसमें, दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 not from a, integral from 0 to l f of x which is the initial condition of the rod, means the initial temperature of the rod, multiplied by sine of n phi x over l dx। ठीक है, सो इस कांस्टेंट को a n को अगर हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा सोल्यूशन होगा ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इन बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसी सॉल्यूशन को हमने कंस्ट्रक्ट करना है तो सॉल्यूशन के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ए एन की इनफाइनाइट वैल्यूज चाहिए होंगी, a1 a2 अप टू इंफिनिटी ये सारी वैल्यूज चाहिए होंगी, तो तभी जाके हम इसका एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल कोई नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली आप इनफाइनाइट टर्म्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप इनफाइनाइट टर्म्स के कुछ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप 10 टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, आप 100 कैलकुलेट कर सकते हो, आप 1000 कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो
इसके प्रैक्टिकली हम इनफाइनाइट टर्म्स की जगह फर्स्ट m टर्म्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उन m टर्म्स को हम कहेंगे the m term approximate solution. Now this is not the exact solution, this is the approximate solution. और ये solution कुछ हद तक उस partial differential को satisfy कर रहा है, और कितने हद तक satisfy कर रहा है इसकी डिपेंडेंसी है on the selection of m. जितना आप m ग्रेटर कंसीडर करोगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू 10 अगर कंसीडर करोगे, तो ये सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 1 अप टू 100 से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। जितने ज़्यादा आप टर्म्स इसी सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट आपका सॉल्यूशन होगा, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन हरगिज़ नहीं। इसमें ये an is equal से पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। अब थोड़ा सा मेटलैब का और इस प्रॉब्लम का आपस में कनेक्शन देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने मेटलैब को हमने ये प्रॉब्लम समझाना कैसे है और मेटलैब पे ये सिमुलेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले इस समेशन पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। समेशन है समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू m c n मल्टीप्लाइड बाय p n ऑफ x p, ठीक है। इस समेशन को हम दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट के शेप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज हमने एक रो वेक्टर लिया c1 c2 और एंड पे रखा cm, ठीक है। और हमने एक कॉलम वेक्टर लिया p1 ऑफ xt, उसने पहले पोजीशन पर रख दिया, p2 ऑफ xt उसने दूसरे पोजीशन पर रख दिया, और एंड पे हमने रख दिया pm ऑफ xt। तो ये दोनों वेक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो c1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा p1 के साथ, प्लस c2 मल्टीप्लाइड बाय p2 प्लस c3 मल्टीप्लाइड बाय p3 प्लस cm मल्टीप्लाइड बाय pm। एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन हमारे साथ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये p ऑफ x p n ऑफ xt, ये फंक्शन p में n पैरामीटर भी यूज हो रहा है और x और t पर भी डिपेंडेंट है, क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट्स अगर अपने सोल्यूशन को हम देख लेते हैं, इस सोल्यूशन को अगर हम एनालाइज कर ले तो इसमें भी एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है a n और एक फंक्शन है xt का। n is equal to 1 के लिए एक फंक्शन, n is equal to 2 के लिए दूसरा फंक्शन, n is equal to 3 के लिए some other function. So this is basically, अगर इसको हम देख ले तो इसको हम p n of xt के शेप में एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो आइडिया है, ये आइडिया अगर हम अपने इस सोल्यूशन पे यूटिलाइज कर देंगे, मींस अप्लाई कर लेंगे, तो हमें अपना सोल्यूशन u of xt इसी शेप में नजर आएगा। u of xt is equal to a1 multiplied by sin 1 pi x over l e power minus pi over l alpha whole square t plus a2 multiplied by sin 2 pi x over l into up to am sin m pi x over l e power minus। स्टूडेंट्स जब ये रो वेक्टर इस कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो एग्जैक्टली हमें m टर्म अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैं डिफरेंट नाम के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। पहले वेक्टर को जिसमें कोएफिशिएंट्स पड़े हुए हैं a1 a2 am, इसको मैं कहूंगा द कोएफिशिएंट वेक्टर, ठीक है। और जिस फंक्शन में दूसरा जो वेक्टर है उसमें क्योंकि पड़े हुए हैं फंक्शन, तो इसको मैं कहूंगा फंक्शन वेक्टर। फंक्शन वेक्टर हमारे साथ एक कॉलम वेक्टर है, कोएफिशिएंट वेक्टर हमारे साथ एक रो वेक्टर है। रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम हमारे साथ कंप्लीट सॉल्यूशन m टर्म अप्रॉक्सिमेट सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैटलैब में फिर मैंने ये कोएफिशिएंट वेक्टर बनाना है और ये कॉलम वेक्टर बनाना है, और सिंपली कोएफिशिएंट वेक्टर को कॉलम वेक्टर के जो फंक्शन वेक्टर है उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैटलैब को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैटलैब वेक्टर्स किस तरह बनाता है। तो जो कोएफिशिएंट वेक्टर है हमारा ये वेक्टर, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक वेक्टर बनाना होगा जिसमें पहले पोजीशन पर वैल्यू होगी a1, दूसरे पोजीशन पर वैल्यू होगी a2, थर्ड पोजीशन पर वैल्यू होगी am। अब रिकॉल कर ले कि ये जो वैल्यूज है ये डिपेंड किस तरह है, तो ये डिपेंड है 2 डिवाइड बाय l इंटीग्रल ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू n,
ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कमांड मैटलैब में INT से होता है। हमने एक लूप स्टार्ट कर लिया फॉर i इज इक्वल टू 1 अप टू m। हमने एक वेक्टर कोएफिशिएंट वेक्टर में i पोजीशन पर ai की वैल्यू डिफाइन कर ली। ai की वैल्यू किस तरह डिफाइन कर ली, ai इक्वल टू 2 डिवाइड बाय l के, तो यहाँ पर मैंने कोएफिशिएंट 2 डिवाइड बाय l लिख लिया। इसको करेक्ट कर ले स्टूडेंट्स, ये है 2 डिवाइड बाय l। ओके, दिस इज नॉट l डिवाइड बाय 2, दिस इज 2 डिवाइड बाय l। 2 डिवाइड बाय l स्टेरिक इंटीग्रल of f multiplied by sin I pi x over l with respect to x comma 0 to l। ठीक है, इंटीग्रेशन का कमांड इस तरह काम करते हैं कि आपने INT लिख देना है और फिर दो ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं, ब्रेसेस ब्रैकेट्स, सॉरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में आपने चार क्वांटिटीज डालनी है। पहली क्वांटिटी आपको डालनी है वो फंक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर मुझे इंटीग्रेट करना है f और sin i pi x और l के प्रोडक्ट को, तो मैंने f स्टेयर sin i pi और l लिख दिया। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू कौन सी वेरिएबल आपने इंटीग्रेशन करना है, तो फिर कामा के बाद वो वेरिएबल आपने डिफाइन करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x मैंने इंटीग्रेशन करना है तो कामा x लिख दूंगा। फिर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो है हमारे साथ 0 टू l, सो कामा 0 लोअर लिमिट, कामा l अपर लिमिट, एंड। जब ये लूप सिमुलेट हो जाएगा तो हमें इसकी रिजल्ट में एक फैक्टर मिलेगा a, जिसमें पहले पोजीशन पर a1 की वैल्यू होगी, दूसरे पोजीशन पर a2 की वैल्यू होगी और m पोजीशन पर am की वैल्यू होगी। ये एक रो वेक्टर बने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है तो फंक्शन वेक्टर के लिए भी इस तरह का एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 अप टू m। विद रिस्पेक्ट टू i लूप चल रहा है, सो t एट i इज इक्वल टू साइन i पोजीशन पर साइन i पाई x ओवर l इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i स्टार पाई स्टार अल्फा डिवाइड बाय l होल स्क्वायर t। यानी पहले पोजीशन पर मैंने ये एंट्री डिफाइन कर ली, दूसरे पोजीशन पे मैंने ये एंट्री डिफाइन कर ली, लास्ट के पोजीशन पे मैंने ये एंट्री डिफाइन कर ली। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इस वेक्टर में सेकंड पोजीशन पर साइन 2 पाई x ओवर l लगेगा, एग्जैक्टली यही चीज लगेगा, इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई अल्फा ओवर l लगेगा, 2 पाई अल्फा ओवर l होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर और स्टेरिक t हमने t के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एंड। जब ये लूप सिमुलेट हो जाएगा तो हमारे साथ ये जो वेक्टर है ये वेक्टर आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि सपोज हमें एक रॉड दिया गया है जिसका लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ L इज 10, स्पेसिफिक हीट जिसका है 2 यूनिट, thermal conductivity is 3 units, the density is 5 units. Further assume that both the ends are fixed at 0 temperature। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका कि U टेम्परेचर का जो प्रोफाइल है उसकी 0 पर भी, x इज इक्वल टू 0 पर भी वैल्यू 0 होगी, x इज इक्वल टू L पर भी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, the initial temperature of the rod is f of x is equal to x steric 1 minus x। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज u ऑफ x एंड टाइम t इज इक्वल टू 0, वो हम लिख लेंगे x इंटू 10 माइनस x। स्टूडेंट इसको 10 माइनस x कर ले, दिस इज नॉट 1 माइनस x, दिस इज 10 माइनस x। अब करना क्या है, डिराइव द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, pd को डिराइव कर लें, सॉल्व द pd का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लें और फाइंड द हीट एट द मिड ऑफ द रॉड आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद रॉड की मिड पॉइंट पे क्या टेम्परेचर होगा ये कैलकुलेट करना। ठीक है, सो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द C इज 2, द वैल्यू ऑफ केफा इज 3, द वैल्यू ऑफ रो इज 5। ये सारे पैरामीटर्स
मैंने प्रॉब्लम से लिख लिया। अगर प्रॉब्लम चेंज होगा तो ऑफ कोर्स ये पैरामीटर्स फिर चेंज होंगे। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर सी रो, यानी जिस तरह से डिपेंड था, तो अगर कैलकुलेशन मैंने सही की हो तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे साथ 3/10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू हमें चाहिए था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसको हम यूज करके u ऑफ t इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 3/10 इनटू u ऑफ डबल x। ठीक है, अब ये हमारे साथ मेन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन गया। अब इस इक्वेशन के साथ जो बाउंड्री कंडीशंस है उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड एट जीरो टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि u एट जीरो t इज इक्वल टू जीरो एंड u एट n t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, also the temperature, initial temperature of the rod is x into 10 minus x. This is the initial condition which is given in the problem. ठीक है, तो ये हमारे साथ टाइपिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन का सोल्यूशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमने सोल्यूशन क्या कैलकुलेट किया था कि अगर यहाँ पे अगर अल्फा स्क्वायर हो, अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो तो सोल्यूशन बनता है दिस वन। ठीक है, तो हमने सिंपली इस सोल्यूशन में अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमारे साथ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सोल्यूशन बनेगा समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी ए एन साइन n पाई x ओवर l, the value of the l is 10 into e power minus 3 over 100 n pi whole square t। यहाँ पर 3 ओवर 100 कैसे आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे 3 अल्फा की वैल्यू है हमारे साथ 3 ओवर 10, सो 3 ओवर 10 मींस 3 ओवर 100। अच्छा, ए एन डिपेंड है, ए एन इज इक्वल टू 2 ओवर 10 इंटीग्रल 2 ओवर एल है बेसिकली, तो एल हमारे साथ है 10 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल x multiplied by 10 minus x. This is the initial temperature of the rod. This is the value of the f of x multiplied by sin n pi x over l। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट ए एन को इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन में, हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसका जो एम टर्म सॉल्यूशन है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या तो हमें बाई हैंड कैलकुलेशन करनी होगी या हमें कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर को यूज करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने मैटलैब को यूज़ करेंगे और उसके फिर जो फिजिकल एक्सप्लेनेशन है उन सोल्यूशन की देखेंगे कि सोल्यूशन किस तरह से हम रीड कर सकते हैं इसको, या इससे हम इंफॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे सोल्यूशन को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन के लिए, कि किस तरह से टेम्परेचर का डिफरेंट रॉड की जो डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर है डिफरेंट टाइम्स पे, वो किस तरह से हम उसको। सो लेट्स गो टुवर्ड मैटलैब। ओके, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम आ गए हैं। मेरे साथ मैटलैब का जो एप्लीकेशन है 2014 वर्जन वो ओपन है।
हम एडिटर में इसकी जो फाइलिंग है वो करेंगे। एडिटर में सबसे पहले हम कमांड लिख लेंगे क्लियर ऑल। ये कमांड क्या करेगा, उसको से हमारे साथ जो वर्क स्पेस में जो एंट्रीज होगी वो सारी एंट्रीज डिलीट कर देगा, इन्हें नया फ्रेश एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दो सिंबल्स जनरेट कर लेंगे सिंबल्स कमांड से, सिंबल्स एक्स एंड टी। अगर आपने और भी कोई वाई या जेड इस तरह के सिंबल्स कलेक्ट बनाने हैं तो आप उसके हिसाब से फिर कंस्ट्रक्ट कर ले। हमारे साथ सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और टी, तो यहाँ पर सिर्फ मैं दोस्त सेलेक्ट करूंगा एक्स एंड टी। एल डिपेंड कर लेंगे, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, सो एल इज इक्वल टू 10। स्पेसिफिक हीट इज 2, सी इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के हमें बताया गया है के इज इक्वल टू 3, वो भी डिपेंड कर लेंगे। रो विच इज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज 5, सो हम लिख लेंगे रो इज इक्वल टू 5। अल्फा इज इक्वल टू के ओवर सी रो, स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर सी रो। ठीक है जी, अल्फा डिफाइन हो गया। अब हम इनिशियल कंडीशंस भी डिफाइन कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 माइनस 6। जो इनिशियल कंडीशन हमें एक्सपेरिमेंट में बताया गया है वो एक्सपेरिमेंट हम डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, अब एक स्केल डिफाइन कर लेंगे जिस स्केल तक हमें सोल्यूशन को कैलकुलेट करना है। मैंने 30 रखा हुआ है, इनिशियल स्टेज पे इसको 10 रख देते हैं कि पहले 10 टर्म्स ऑफ सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने हैं। एक लूप स्टार्ट कर लेंगे कोएफिशिएंट वेक्टर को कंस्ट्रक्शन के लिए, i इज इक्वल टू 1 अप टू m, एक मैट्रिक्स A जिसमें i पोजीशन पर एंट्री लगेगी 2 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइड बाय l, स्टेरिक इंटीग्रल ऑफ द क्वांटिटी f स्टेरिक sin i पाई x ओवर l। ये हमारा सब फंक्शन है इंटीग्रल का। a n इज इक्वल टू 2 ओवर l इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l, ये फंक्शन है हमारे साथ। और ये विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू l, तो इस कमांड को हम ऑपरेशन को हम इंटीग्रल कमांड से परफॉर्म करेंगे। इंटीग्रल ऑफ द क्वांटिटी f स्टेरिक sin i पाई x ओवर l विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू l। स्टूडेंट्स, हमने l पहले से डिफाइन किया हुआ है, l हमारे साथ है। ठीक है, तो इस लूप को एंड कर लेंगे। जब ये लूप चलेगा तो इससे हमें m टर्म्स का कोएफिशिएंट वेक्टर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन f भी हमने डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन f हमने डिफाइन किया हुआ है, f इज इक्वल टू x इंटू 10 माइनस x। क्लियर हो गया। अब फंक्शन वेक्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा एक लूप स्टार्ट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 अप टू m, t वेक्टर का नाम होगा, उसमें i पोजीशन पे एंट्री लगेगी sin i पाई x ओवर l इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस i steric pi steric alpha divided by l whole square steric t। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 के लिए sin 1 पाई x और l, i इज इक्वल टू 2 के लिए sin 2 पाई x और l। जब ये लूप चलेगा तो हमारे साथ ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारे हमें ऑटोमेटिकली ये फंक्शन वेक्टर हमें, ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट वेक्टर भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, फंक्शन वेक्टर भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अब कोएफिशिएंट वेक्टर को हमने क्या करना है, फंक्शन वेक्टर के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि सोल्यूशन बन जाए। तो u इज इक्वल टू डबल कमांड ऑफ a, डबल में लिखूंगा, ये डबल कमांड सिंबॉलिक एंट्रीज को न्यूमेरिकल एंट्रीज में कन्वर्ट कर देता है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। डबल ऑफ a स्टेरिक ट्रांसपोज ऑफ t, ट्रांसपोज ऑफ टी इस वेक्टर को, इससे भी रो वेक्टर एक बनेगा तो ट्रांसपोज ऑफ टी उसका कॉलम वेक्टर बना देगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कोएफिशिएंट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन वेक्टर, ये हमारे साथ सोल्यूशन हो गया। इसी सोल्यूशन को सपोज हमने प्लॉट करना है अगर, तो हम लिखेंगे ez सर्फ। ये जो कमांड है ये आप फंक्शन टू डायमेंशनल फंक्शन की प्लॉटिंग के लिए यूज कर सकते हो। इस तरह ez मेश भी एक कमांड है, उसको भी यूज कर सकते हो। ez सरफेस आपकी क्वांटिटी u और फिर कामा, फिर आप डोमेन स्पेसिफाई कर ले t का। सो 0 से लेकर 30 सेकंड तक मैं फॉर एग्जांपल अगर करना चाहता हूँ सिमुलेशंस, तो t का डोमेन में लिख लूंगा 0 टू 30, और x का डोमेन तो हमें पहले से पता है कि वो है 0 टू l।
तो ये जो डोमेन आपने डिफाइन कर ले हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसके हिसाब से डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक वेक्टर है, एक वेरिएबल है टी, दूसरा वेरिएबल है एक्स। तो पहले नंबर पे टी आता है तो पहले आपने टी का डोमेन डिफाइन करना है। उसके बाद एक्स आता है तो फिर उसके बाद एक्स का डोमेन डिफाइन करना है। ठीक है, अगर एक्स और वाई होता तो फिर यहाँ पर हमें पहले एक्स का डोमेन लिखना था, फिर उसके बाद वाई का डोमेन लिखना था। तो हमने ये डोमेन डिफाइन कर लिया। अब इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ बनता किस तरह है। ये कैलकुलेशन स्टार्ट होगी मीटलैब से। अभी वेक्टर ए बन रहा है, कोएफिशिएंट वेक्टर। अभी ये फंक्शन वेक्टर यू भी बन गया। नेटलैब प्लॉट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये हमारे साथ सोल्यूशन आ गया वेव इक्वेशन का, सॉरी हीट इक्वेशन का। इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन ये ये सोल्यूशन बेसिकली किस तरह से हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये यहाँ पर हमें दो एक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक एक्सेस है 0 से लेकर 10 तक, जो कि हमारा एक्स का डोमेन है, हमने इस पर रॉड रखा हुआ है। दूसरा एक्सेस हमें टाइम टी की वैल्यूज बता रहा है 0 अप टू 30। देखिए, अ, ये जो पहला पोजीशन है ग्राफ का, ये जो पहला लाइन हमें नजर आ रहा है, ये लाइन हमें एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे रॉड का जो टेम्परेचर था वो बता रहा है। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जो टेम्परेचर है ग्राफ का, तो वो हमें यहाँ पर वेरिएबल जेड में शो हो रहा है 22.9। इस तरह रॉड का जो मिड है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इस तरह अगर हम इसको करेंगे मीन्स उस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो रॉड के डिफरेंट पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब जैसे ही टाइम स्टार्ट हो जाता है तो ये टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस ग्राफ के स्लोप से भी ये ये जो स्लोप है इस ग्राफ का, इस स्लोप से भी पता चलता है कि ये जो ये के टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 हमें मिड पॉइंट पे टेम्परेचर देखना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें इस लाइन पे आना होगा। ये जो इस लोकेशन पे जब हम आ जाएंगे तो इस इस लोकेशन पे ग्राफ्स की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज असल में टाइम टी पे टेम्परेचर की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज है। सो टाइम टी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10, टेम्परेचर हमारे साथ 18 होगा। अगर हम इसको इस तरह इस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जेड की वैल्यूज को आप देख ले आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर इनिशियली अगर रॉड का टेम्परेचर ये हो, तो जैसे ही टाइम शुरू हो जाएगा तो जो रॉड का टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब बेसिकली एक जो प्रॉपर्टी है हीट इक्वेशन की, हम हीट कंडक्शन की, हम जानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये टेम्परेचर बहुत ही स्पीड के साथ डिक्रीज हो जाएगा। अगर कम होगी तो ये टेम्परेचर बहुत ही आहिस्ता और स्लो स्लो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए इन थर्मल कंडक्टिविटी का जो इफेक्ट है हीट की कंडक्शन पे उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक लूप स्टार्ट कर लेंगे, यानी पार के इज इक्वल टू 3 अप टू 1 डिफरेंस या 2 डिफरेंस अप टू 9। ठीक है, ये हमने के की डिफरेंट वैल्यूज रख ली और होल्ड ऑन पे रख लेंगे ताकि सारे के की सारी वैल्यूज के लिए जो ग्राफ्स है वो हमें मिल सके। एंड कर लेंगे, सिमुलेट कर लेंगे तो हमें के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन प्रोफाइल पता चलेगा। तो फिर उसमें देख लेंगे कि क्या अगर के की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो जो टेम्परेचर की डिक्रीजिंग का प्रोसीजर है क्या वो कम हो रहा है या
कम नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ ग्राफ्स बन गए इसके। पार के इज इक्वल टू 3 जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। दिस इज सोल्यूशन पार के इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब पार के इज इक्वल टू 5 का जो सोल्यूशन है वो भी प्लॉट कर लेते हैं। तो वो के इज इक्वल टू 5 वाला जो सोल्यूशन है वो इस ग्राफ के नीचे शो हो रहा है। तो इससे ये आइडिया हम लगा सकते हैं कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी 3 की बजाय 5 होगी तो टेम्परेचर इसके बजाय ये वाला बिहेवियर हमें शो करेगा। अगर हम इसमें बाकी के इक्वल टू 7 के लिए जो टेम्परेचर की डिक्रीजिंग रेट है वो अगर शो करें तो वो इस तरह दिखेगी। के इक्वल टू 9 के लिए टेम्परेचर और भी स्पीड के साथ डिक्रीज हो जाएगा। इससे अगर हम ये जो फंक्शन है ऊपर के ये अगर हम निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको फॉर एग्जाम्पल अगर शो करने की कोशिश करेंगे तो इससे डायरेक्टली हमें ये आइडिया मिलता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो इफेक्ट है हीट कंडक्शन पे जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह से हमें इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेसिफिक हीट का भी इफेक्ट जो है हीट कंडक्शन के नाम पे वो डिजाइन कर सकते हो और डेंसिटी का भी कर सकते हो। ये 3 पैरामीटर से हमारे साथ। अच्छा, अब देखना यह है कि ये जो सोल्यूशन हमारे साथ बना हुआ है ये सोल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस हद तक सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, एरर डिफाइन कर लेंगे। एरर इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ u with respect to t minus differential of u with respect to x of order 2 steric अल्फा स्क्वायर। ये हमारे साथ एरर हो गया। अब इस एरर का प्लॉट देख लेंगे 0 to 3 अप टू 0 to x। एक मिनट, क्या एरर आ रहा है? ओके, माइनस यहाँ पर ये थर्मल कंडक्टिविटी के पैरामीटर्स को मैं दोबारा एक ही वीडियो पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक के लिए देख लेंगे। तो जो सोल्यूशन हमारा है उसको जब हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, मीन्स सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया तो उसमें हमारे साथ एरर की जो एस्टिमेट है यानी डिफरेंट डोमेन्स पे जो एरर है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर माइनस 16 हमें शो हो रहा है। इसका मतलब है कि 16 डिसिमल प्लेस तक ये जो 10 टर्म अप्रॉक्सीमेशन है ये एक्यूरेट है। अ, इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि पार पार एम इज इक्वल टू 5 से लेकर 10 तक जितने भी स्केल्स हैं यानी 5 टर्म सोल्यूशन, इस तरह 6 टर्म सोल्यूशन और सारे सोल्यूशंस को देख लेते हैं कि अगर हम स्केल की वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट एरर पे क्या पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ ग्राफ शो हो रहा है एरर का। तो ये जो फंक्शन है ये हमें m इज इक्वल टू 5 के लिए एरर बता रहा है। ये फंक्शन हमें m इज इक्वल टू 6 के लिए, m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 8 के लिए, m इज इक्वल टू 9 के लिए और m इज इक्वल टू 10 के लिए, यानी तकरीबन m की सारी वैल्यूज के लिए जो सोल्यूशन है वो तकरीबन तकरीबन एक एक्यूरेट एस्टिमेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम चेंज हो जाता है तो कहाँ पे चेंज होगा, उसका लेंथ चेंज होगा या स्पेसिफिक हीट या थर्मल कंडक्टिविटी या रो, ये चीज़ चेंज होगी। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम होगा तो डिफरेंट ये पैरामीटर्स होंगे। आपके साथ ये इनिशियल कंडीशन भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई और फंक्शन बताया जाए और फंक्शन बताया जाए तो आपने यहाँ पर इस फंक्शन को चेंज करना है। बाकी ये सारा कोड आप हीट कंडक्शन इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके एरर एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक
आज के लिए इतना कुछ काफ़ी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपना जो वेव इक्वेशन है उसको उसकी सिमुलेशन भी करेंगे और उसके जो प्लॉटिंग के टेक्निक्स है, कोड वगैरह है, उसमें भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। इसी लेक्चर में अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे एम्बिग्यूटी है, कहीं पे आई मीन के डिफिकल्टी है, तो आप काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दे, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रीच यू एवरी वन ऑफ यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।